सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का। इतिहास में पाठ 5 पढ़ ही रहे हैं हम लोग। तो आज जो है अध्ययन बिंदु रहेगा भूमिका। चंगेज खान के बलबूते पर जिस मंगोल साम्राज्य को खड़ा किया गया था उसकी स्थिति को हम समझने का प्रयास इस अध्ययन बिंदु के माध्यम से करेंगे। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरो एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय के एक बड़े खतरे का अनुभव किया। यूरो एशियाई महाद्वीप, देखिए यूरो एशियाई महाद्वीप से तात्पर्य है यूरोप और एशिया महाद्वीप। यहाँ पर जो छोटे छोटे अन्य साम्राज्य थे, इन साम्राज्यों ने एक नई शक्ति के उदित होने का इनको आभास हुआ और साथ ही साथ इस राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय यानी उदित होना, उत्थान, ठीक है, से एक बड़ा खतरा है उन्होंने अपने लिए भी महसूस किया। चंगेज खान, जिसकी मृत्यु हुई है 1227 ईस्वी अर्थात 13वीं शताब्दी है चल रही है, ने मंगोलों को संगठित किया। इसी चंगेज खान ने मंगोलों को इकट्ठा किया, संगठित किया, क्योंकि उससे पहले मंगोल जो थे वो यायावर थे। यायावर अर्थात घुमक्कड़ खानाबदोश, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन, रोटी और अर्थव्यवस्था या कह सकते हैं कि धन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। तो इसी चंगेज खान ने जो अपना यायावर साम्राज्य जो खड़ा किया था उसी के आधार पे उसने मंगोलों को संगठित किया। पर चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ बनाने मात्र से कहीं अधिक दूरगामी थी। चंगेज खान ने सिर्फ मंगोलों को संगठित ही नहीं किया, बल्कि उसने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उसने मंगोल जातियों का एक महासंघ बनाया, यानी एकत्रित किया, एकता के सूत्र में बांधा और फिर उसके दूरगामी परिणाम भी उसे मिले हैं कि उसका उद्देश्य कहीं अधिक दूरगामी था, अर्थात वो इन मंगोल जातियों को विश्व के ऊपर शासन करने हेतु जो है बनाए रखना चाहता था। उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। चंगेज खान ने अपने आप को ईश्वर का पुत्र माना था, ईश्वर का दूत माना था, और उसके अनुसार कि ईश्वर ने ही उसे भेजा है इस विश्व के ऊपर शासन करने के उद्देश्य से। यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य संलग्न जैसे कि उत्तरी चीन, तुरान, ट्रांसओक्शियाना, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेश के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व और प्रत्यक्ष संचालन में बीता। चंगेज खान ने जब मंगोल साम्राज्य की बागडोर संभाली तो मंगोल साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे कबीले थे। उन कबीलाई जातियां जो यायावर थी उनको एकत्रित करने में उसका समय ज़्यादा बीता है। इसके साथ ही उसने उत्तरी चीन, तुरान, जिसको ट्रांसओक्शियाना के नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान और रूसी क्षेत्र के जो स्टेपी घास के मैदान या स्टेपी प्रदेश थे उनके विरुद्ध उसने काफ़ी लंबे चौड़े अभियान किए और उसके बाद उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने में उसका ज़्यादातर समय है वो गया। तथापि उसके वंशजों ने इस क्षेत्र से और आगे जाकर चंगेज खान के स्वप्न को सार्थक किया और दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण है वो चंगेज खान के माध्यम से हुआ, उसके वंशजों के माध्यम से हुआ। कि चंगेज खान की मृत्यु हो गई 1227 के अंदर और चंगेज खान एक विशाल साम्राज्य है वो अपने वंशजों के लिए छोड़ के गया था। उसके वंशज भी उसी के समान महत्वाकांक्षी थे और जो साम्राज्य चंगेज खान के माध्यम से उन्हें मिला था, उन्होंने चंगेज खान के स्वप्न को सार्थक किया कि चंगेज खान है एक मंगोल साम्राज्य, एक विशाल साम्राज्य जो स्थापित करना चाहता था। उसके वंशजों ने उसके इस सपने को साकार किया और दुनिया के सबसे बड़े विशाल साम्राज्य का निर्माण है वो उन्होंने किया। देखिए
हम मानचित्र को समझ सकते हैं कि मंगोल साम्राज्य कितना विशाल साम्राज्य था। चंगेज खान और उसके वंशजों ने जो साम्राज्य स्थापित किया था, जिसे मंगोल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, मंगोल साम्राज्य। मंगोल साम्राज्य वो रूसी क्षेत्र, मॉस्को, रूसी सामंत देश और यूरोप तक फैला हुआ था, यूरोप के कुछ हिस्सों तक। इसके साथ ही बाइजेंटाइन साम्राज्य या टर्की क्षेत्र, तुर्की, इसके साथ फारस के क्षेत्र, बगदाद, ईरान, इराक, ये क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल थे। और फारस के साथ ही ताशकंद, बुखारा, समरकंद, निशापुर, बल्ख, हिरात, मर्व, इन प्रदेशों के ऊपर भी चंगेज खान का जो है अधिकार था। इसके साथ, इसके अलावा मध्य एशिया का जो क्षेत्र था, तिब्बत, चीन, तुर्फान, काराकोरम और मंगोलिया, इन सब के ऊपर चंगेज खान और उसके वंशजों का अधिकार हो गया था। एक विशाल मंगोल साम्राज्य है वो स्थापित किया गया था। तो ये मानचित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि मंगोल साम्राज्य कितना विशाल था। चंगेज खान के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते मोंके, जिसका समयकाल माना जाता है 1251 से 1260 तक का, मोंके जो था वो भी महत्वाकांक्षी था और उसने फ्रांस के शासक लुई नौवे, जिसका समयकाल है 1226 से 70 तक, को चेतावनी दी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति है, चंगेज खान, स्वर्गपुत्र। उसने ये कहा कि कोई भी साम्राज्य अपने आप को आगे बढ़ाने हेतु प्रयास न करे। और उसमें फ्रांस का जो शासक था लुई नौवा, उससे भी उसने चेतावनी दी कि वो अपना साम्राज्य विस्तार करने के बारे में न सोचे, बल्कि इस स्वर्ग में केवल एक ही आकाश है और पृथ्वी है और उसका एक ही अधिपति यानी शासक, उसके ऊपर राज करने वाला, वो है चंगेज खान, जो कि स्वर्ग पुत्र माना है, यानी उसे स्वर्ग से आया हुआ पुत्र या ईश्वर का दूत, ईश्वर का पुत्र माना है। जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा, तब ये स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि आपने शाश्वत स्वर्ग की आज्ञप्ति को समझ लिया है, फिर भी आप इस पर विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते। उसने लुई नौवे को ये भी कहा कि जो चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों का जो आदेश है, उस आदेश की पालना करें। लेकिन अगर तुम पालना नहीं करोगे और तुमने इस चीज़ को न समझते हुए भी ध्यान नहीं देना चाहते हो तो और केवल ये कह देते हैं कि हमारा देश दूर है, अर्थात मंगोल साम्राज्य से दूर है फ्रांस, हमारे पर्वत विराट है, हमारे समुद्र विशाल है, अर्थात हमारे तक बाधाएं नहीं आ सकती, हमारे तक मुसीबतें नहीं आ सकती, हमारे तक मंगोल नहीं आ सकते। तो ये सोच है, तुम अपने दिमाग से हटा लेना। ये मोंके ने लुई नौवे को कहा है। अगर इस विश्वास के साथ आप हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते कि हम क्या कर सकते हैं। यानी तुमने मंगोल साम्राज्य के किसी भी हिस्से की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, उसे जीतने या विजित करने हेतु आक्रमण किया, तो फिर तुम्हें उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है कि जिसने कठिनाई को आसान बनाया और सुदूर को निकट ला दिया, कि हमने जो विशाल मंगोल साम्राज्य खड़ा किया, इतना विशाल साम्राज्य, तो ये ईश्वर की इच्छा थी, ये परमात्मा की इच्छा थी। उसने इतना विशाल साम्राज्य है, उसको बनाने के लिए हमें बल दिया, हमें शक्ति दी, हमें सत्ता दी, और ऐसा शाश्वत स्वर्ग को भी पता है। यानी ऐसा ईश्वर ने चाहा, इसलिए मंगोल साम्राज्य इतना फला फूला और फैला। और इसीलिए इतना बड़ा विशाल मंगोल साम्राज्य बनाना कोई आसान काम नहीं था। तो हमने ईश्वर की कृपा से इस कठिनाई को आसान बनाया और सुदूर को निकट ला दिया कि इस मंगोल साम्राज्य, जिसका क्षेत्र मंगोलिया से था, वो मंगोलिया से इतना दूर हो गया, अर्थात सुदूर, यानी जो कई प्रदेश दूर दूर तक थे वो भी मंगोल साम्राज्य का हिस्सा है, वो बन गए थे। कारण क्या था कि उसके पीछे उनका नैतिक या धार्मिक विश्वास था कि ईश्वर की शक्ति है, उसके पीछे कार्य कर रही है। और उसने कहा कि ये केवल कोरी धमकियां ही नहीं थी, यानी उसने सिर्फ लुई नौवे को धमकाया ही नहीं था, बल्कि वास्तव में उसे ये बताया था कि मंगोल साम्राज्य की तरफ कोई भी अगर आंख उठाकर देखता है तो उसका अंजाम है वो बुरा होना है। चंगेज खान के एक दूसरा पोता और था जिसका नाम था बाटू ने, जिसका साम्राज्य या समयकाल माना जाता है 1236 से 1241 तक का।
के अभियानों में रूस की भूमि को मास्को तक रौंद डाला। उसने जब अभियान किए थे या मंगोल साम्राज्य को जब वो बढ़ावा दे रहा था तो उसने मास्को, जो कि रूस की राजधानी है, वहाँ तक उसने अपना मंगोल साम्राज्य बढ़ाया और वहाँ पे नरसंहार किया। पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया, यानी यूरोप तक बढ़ गया है। 13वीं शताब्दी तक ये लगने लगा कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में था, यानी संपूर्ण विश्व में भय, दहशत, डर का वातावरण, और ऐसा लग रहा था कि परमात्मा वास्तव में यही चाहता है कि मंगोलों के हक में सारा का सारा विश्व या यूरोप और एशिया के प्रदेश से वो चले जाएं। तो ऐसा लग रहा था कि ईश्वर भी मंगोलों के पक्ष में था। चीन के अधिकांश भाग, जिसमें मध्य पूर्व एशिया, यूरोप एवं यूरोप यह मानने लगे थे कि चंगेज खां की आबाद दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है, यानी ईश्वर का गुस्सा होना ये क़यामत के दिन की शुरुआत है। यानी बहुत से राष्ट्रों के अंदर, बहुत से प्रदेशों के अंदर चंगेज खान जो है वो अपना साम्राज्य है वो स्थापित कर रहा था और इसके चलते वो दुनिया के कई हिस्सों के ऊपर अपनी विजय प्राप्त कर चुका था और उनके ऊपर वहाँ तलवार के बलबूते पर डर और भय का वातावरण भी स्थापित कर रहा था। जनसंहार हो रहा था। इसके आधार पे जनता के मन में ये विश्वास हो गया था कि ऐसा शायद ईश्वर ऐसा चाहता है, ईश्वर हम पर नाराज है, ये ईश्वर का गुस्सा है कि उसने चंगेज खान जैसे व्यक्ति को इस आबाद दुनिया के ऊपर विजय पाने के लिए भेज दिया है। तो ये क़यामत के दिन की शुरुआत है, क़यामत के दिन की, यानी दोबारा से सृष्टि है वो खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा से नई सृष्टि का निर्माण होगा। तो ऐसा लोगों के मन में ये विश्वास है वो पनपने लगा था कि ईश्वर नाराज है, इसलिए ये सारी मुसीबतें, ये सारे संकट है वो चंगेज खान के माध्यम से हमको भोगने पड़ रहे हैं। इसमें एक कॉलम है बुखारा पे कब्जा, जिसे जो है इतिहासकार है जुवेनी ने लिखा है और वो लिखता है कि परवर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों के एक फारसी इतिवृत्तकार, जुवेनी इतिवृत्तकार यानी समकालीन घटनाओं को क्रमवार लिखने वाला या समकालीन घटनाओं का जो है लिखने वाला इतिहासकार, वो इतिवृत्तकार कहलाता है। तो जुवेनी ने लिखा है 1220 में बुखारा की एक विजय का वृत्तांत है वो उसने दिया है। और जुवेनी के कथन अनुसार, या जुवेनी कहता है कि नगर की विजय के बाद चंगेज खान, यानी बुखारा पर जब चंगेज खान ने विजय प्राप्त की तो चंगेज खान उत्सव मैदान में आ गया, जहाँ पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे और उसने सबको आदेश दिया था वहाँ इकट्ठा होने के लिए। तो वहाँ सब लोग धनवान लोग हैं वहाँ इकट्ठे हो गए थे। उन्हें संबोधित करके उसने कहा कि अरे लोगों, तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं, अर्थात आज मेरे अंडर में तुम इसलिए हो कि तुम पापी हो, और तुम में से जो अधिक संपन्न है उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। क्योंकि चंगेज खान ने क्या किया, इन सबके धन को लूट लिया, उन्हें दयनीय बना दिया और ऊपर से उन्हें ये भी कहा कि तुम सब पापी हो इसलिए तुम मेरे पास हो। ठीक है, अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है तो इसके लिए मैं कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ, अर्थात मैं तुम्हें दंड देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें दयनीय बना दूंगा, मैं तुमसे सारा धन है वो लूट लूँगा क्योंकि तुम पापी हो, और ईश्वर ने मुझे तुम्हें दंड देने के लिए इस सृष्टि में भेजा है, इस पृथ्वी पर भेजा है। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। उसने उस उत्सव मैदान में चंगेज खान ने यह भी कहा उन धनी व्यक्तियों से कि तुमने पाप किए इसलिए ईश्वर ने मुझे भेजा है। अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था। उसी दौरान कोई व्यक्ति था कि जब चंगेज खान ने बुखारा के ऊपर अधिकार कर लिया तो कोई व्यक्ति भागकर, एक आधा कोई भागकर खुरासान चला गया था, और जब उससे नगर के भाग्य के बारे में पूछा गया तो उसने उत्तर दिया था कि वे आए, अर्थात वे यानी चंगेज खान और उसके सैनिक आए, दीवारों को ध्वस्त कर दिया। दीवारों यानी घर, मकान, बिल्डिंगों को उसने तोड़ दिया, जला दिया, लोगों का वध किया, लूटा और चल दिए। तो इस प्रकार से चंगेज खान ने वहाँ के लोगों को लूटा और चल दिया, यानी मारपीट की, उनको ख़त्म किया, नरसंहार किया, कत्लेआम मचाया और वहाँ के धनी लोगों को लूटा, उन्हें भी बर्बाद कर दिया, उन्हें दयनीय बना दिया, और ऊपर से ये भी कहा कि मुझे ईश्वर ने तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारे लिए भेजा है क्योंकि तुम सब पापी हो और मुझे दंड देने के लिए भेजा है। इस प्रकार से उसने वहाँ पर लोगों का वध किया और फिर बुखारा के ऊपर इस प्रकार से चंगेज खान ने अधिकार कर लिया। मंगोलों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया?
दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को भी बौना बना दिया। सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकला था तो उसने भी काफ़ी लंबे चौड़े प्रदेशों के ऊपर अधिकार किया था कि उसने जो है मैसिडोनिया का शासक था सिकंदर मकदूनिया, और उसने यूनानी साम्राज्य को बढ़ाते हुए फारस और मध्य एशिया के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था और फिर वो भारत की तरफ बढ़ा था। भारत के सिंध प्रदेश के बाद वो जो आगे बढ़ा तो वो भारत के सीमांत प्रदेशों के ऊपर तक आ गया था, लेकिन पोरस जो राजा पुरु है उसके साथ उसका युद्ध हुआ था और इस प्रकार से सिकंदर ने भारत को विजित करने का सपना देखा था, लेकिन कुछ परिस्थितियां सिकंदर के विपरीत रही तो जिसके कारण वो पूरी तरह से भारत के ऊपर अपना अधिकार नहीं कर पाया, सीमांत प्रदेशों के ऊपर अधिकार ही कर पाया था। और उसने विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी, अर्थात संपूर्ण विश्व को जीतने की उपाधि। लेकिन जब मंगोलों ने जब चंगेज खान का जब विशाल साम्राज्य खड़ा किया या जो मंगोल साम्राज्य खड़ा किया तो चंगेज खान ने विश्व विजेता सिकंदर की उपाधियों को भी बौना बना लिया, क्योंकि चंगेज खान का जो साम्राज्य था वो सिकंदर के साम्राज्य से कहीं अधिक बड़ा, कहीं अधिक विशाल साम्राज्य था। पूर्व औपनिवेशिक औद्योगिक काल में जब प्रौद्योगिकी संचार व्यवस्था अपर्याप्त थी तब मंगोलों ने अपने विशाल साम्राज्य के शासन और उसे नियंत्रित करने के लिए किन कौशलों का प्रयोग किया, यानी जब ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी, तकनीकी ज्ञान, औद्योगिक जो है तकनीकियाँ, तो ऐसे में विशाल साम्राज्य जो मंगोलों ने स्थापित किया था उन्होंने किस प्रकार के नए नए तकनीकों का प्रयोग है वो किया होगा। ऐसे एक व्यक्ति जिसे अपने नैतिक और शासन के देवी अधिकारों के प्रति इतना आत्मविश्वास था कि चंगेज खान ने अपने अधिकार क्षेत्र में बसे हुए विविध सामाजिक धार्मिक समुदायों के साथ किस प्रकार संबंध रखा होगा, यानी चंगेज खान अपने आप को देवी अधिकारों के प्रति जो है आश्वस्त मानता था। उनका ये मानना था कि ईश्वर ने उसे दूत बनाकर भेजा है, ईश्वर का पुत्र है, और उसी के साथ ही उन्होंने इस सिद्धांतों को लागू किया कि स्वर्ग से भेजा गया है। लेकिन फिर भी उसने जब उसने अपना विशाल मंगोल साम्राज्य खड़ा किया तो उसने सामाजिक और धार्मिक समुदायों से किस प्रकार संबंध रखा होगा, उसकी राजसत्ता के विकास में इस बहुविविधता का क्या हुआ, यानी जब उसने अपना राजनीतिक शासन या सत्ता को स्थापित किया होगा तो वहाँ पर जो उसने मंगोल साम्राज्य खड़ा किया था वो एक जैसी संस्कृति, एक जैसी कला, एक जैसा रहन सहन, एक जैसा खान पान सब कुछ नहीं था। तो भाषा दृष्टि विविधता की दृष्टि से उसका साम्राज्य बहुविविध था, लेकिन फिर भी उसने इन बहुविविध साम्राज्य के ऊपर किस प्रकार से उसने कंट्रोल रखा होगा, नियंत्रण रखा होगा, और यहाँ पर रहने वाले समुदायों के साथ अपने संबंधों को किस प्रकार से उसने प्रखर बनाया होगा। तो ये स्थिति को भी हम समझेंगे। जो भी हो, मंगोलों तथा चंगेज खान की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए उचित होगा कि हम अपनी चर्चा चंद साधारण प्रश्नों से शुरू करें, जैसे कि मंगोल कौन थे, वे कहाँ रहते थे, उनके संबंध किन के साथ थे, उनके समाज और राजनीति के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इस प्रकार से हम मंगोलों की पृष्ठभूमि को समझेंगे कि मंगोल कहाँ के थे, कौन थे, कैसे वो सत्ता में आए, किस प्रकार से चंगेज खान जैसा व्यक्ति है वो सत्ता में आया और किस प्रकार से उसने एक महत्वाकांक्षी शासक होने और ईश्वर के दूत मानते हुए एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। और उस समय जब साधन नहीं थे, जब तकनीकी नहीं थी, तो भी उसने 2 बड़े बड़े महाद्वीपों के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो ये चंगेज खान के पास कौन कौन से शक्तियाँ थी जिसके आधार पर उसने एक विशाल मंगोल साम्राज्य स्थापित किया था, तो हम इस चीज़ को बाद में समझेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने भूमिका देखी है या समझी है कि मंगोल साम्राज्य किस प्रकार उदित हुआ। धन्यवाद।